अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया सर आइजक न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन 1665 की एक शाम के ये बैठे हुए थे एक दरख्त के नीचे, इस सोच में ये सोचते हुए कि किस तरह जो ज़मीन है और दूसरे प्लैनेट हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, क्या चीज़ है कि इसे अपने मदारों में रखे हुए है। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा था कि इसी असना में एक सेब गिरा ऊपर से। दरख्त के नीचे बैठे थे, सेब का दरख्त था। जब सेब गिरा तो ना सिर्फ वो सेब के गिरने की वजह वो जान गए, बल्कि वो ये भी जान गए कि क्यों किस तरह जो प्लैनेट हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा एक फोर्स है जो कि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसके करीब है। सेब जब गिरा नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, यानी ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने ना सिर्फ सेब के गिरने की वजह फाइंड कर ली, बल्कि जो दिमाग में उनके क्वेश्चन चल रहा था कि क्यों जो प्लैनेट हैं वो सूरज के गिर्द, सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, वो वजह भी जान गए। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह ज़मीन ने उसको अपनी तरफ खींचा है, यानी सेब गिरा नीचे आके और चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, इनकी दोनों फोर्सेस की नेचर सेम है। यानी वो फोर्स जिससे ज़मीन ने सेब को, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी नीचे आके गिरा, एक फोर्स ये हो गई। दूसरी फोर्स के ज़मीन ने कौन सी फोर्स लगा रही है कि चांद को अपने ऑर्बिट में ही रखे हुए है, चांद अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। उसने कहा ये दोनों फोर्सेस, ज़मीन जो कि सेब को, एप्पल को अपनी तरफ खींचती, ये फोर्स, और ज़मीन जो चांद को उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रही है, दूसरी फोर्स, दोनों की नेचर सेम है। ये इसने बात की। फिर आगे चल के इसने एक लॉ पेश किया सर आइजक न्यूटन ने, जो कि मशहूर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता? न्यूटन ने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश करते हुए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, हर बॉडी इस कायनात के अंदर, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, विद द फोर्स, किस फोर्स है? कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर जो कि दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, product of masses, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of the distance between them, to the square of distance between them। ये कहा जी ला पेश करते हुए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर कोई भी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है कायनात के अंदर। एक बॉडी ये है, इसको मैं SM1 का नाम देता हूं, इसका मैं SM1 है। एक बॉडी इधर है, इसका मैं SM2 है। ये M1 मैस जो है बॉडी ए, ये बॉडी बी जिसका मैस M2 है। M1 मैस वाली बॉडी ए इस M2 मैस वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी।
ये फोर्स है। और M2 जो बॉडी है, मैस M2 बॉडी B, ये अट्रैक्ट करेगी इस बॉडी A को जिसका मैस M1 है अपनी तरफ, यूं। वो यही कह रहा कि कायनात में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी अपनी तरफ कशिश करती है, खींचती है एक फोर्स के साथ। आगे उस फोर्स के मुतालिक क्या बताया, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। अब वो F4 से अट्रैक्ट कर रही हैं ये बॉडीज एक दूसरे को, तो ये वाली जो F4 है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, इसके मैसेज के प्रोडक्ट के। अगर एक मैस M1 है दूसरा मैस M2 है, तो इनके प्रोडक्ट के जब कोई दो डिजिट्स हो उनका प्रोडक्ट लेना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब ही ये होता है। तो यहाँ पे M1 मैस और M2 मैस इनका प्रोडक्ट यानी M1 मल्टीप्लाई बाई M2। ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 M2 के, इसे 1 का नाम दे दिया। फिर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है। लेट किया इस बॉडी और इस बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। बॉडी A जिसका मैस M1, बॉडी B जिसका मैस M2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दूसरी बात कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, r। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये r स्क्वायर आ गया 1/r स्क्वायर। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो तो बटे के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में बटे के नीचे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो यूं ही सामने, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन से ये मुराद होगा एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही तो दूसरी भी कम हो रही, ये डायरेक्टली होता है। इनवर्सली में एक बढ़ रही दूसरी कम होगी, अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहली कम होगी, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यही कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आ गया F इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसे 2 का नाम दे दिया। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम से ये मुराद है अगर फासला इनके दरमियान बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स जो है ये भी डिक्रीज होती जाएगी। फासले के बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज होगी, फासले के कम करने से, डिस्टेंस के कम करने से ये फोर्स इंक्रीज होगी। यानी एक तरफ इनवर्स, इसीलिए उसने इनवर्सली प्रोपोर्शन कहा कि अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये फोर्स जो होगी डिक्रीज होगी, अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे तो ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ये 2 हो गई। अब कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन किया, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन किया। जब 1 और 2 को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है r स्क्वायर के। ये आ गया F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर r स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। मैथ्स के अंदर ये रूल है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हुए। ये प्रोपोर्शनैलिटी है, मैं इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ये नहीं कर सकता। तो मुझे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हुए ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कांस्टेंट मैं g ले आया, g, ये कांस्टेंट F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन साथ एक कांस्टेंट भी आ गया g, M1 M2 ओवर r स्क्वायर। F इज इक्वल टू g M1 M2 ओवर r स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। ये क्या है जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F इज इक्वल टू g M1 M2 ओवर r स्क्वायर। अब g क्या है, वेयर g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी पहले फिर कन्वर्ट होगी इक्वालिटी में, तो ये कांस्टेंट कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। G
इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का भी नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू सेम रहती है एवरीवेयर। इसकी वैल्यू क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल में जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर -11। इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर -11 न्यूटन। यहां से आ गया मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट है इसके। जी किसके इक्वल होता है? 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है और ये वैल्यू सेम रहती है एवरीवेयर, हर जगह पर। तो यहां से ये देखा गया कि अगर दो बॉडीज इस कानून के मुताबिक F = G m1m2/r², अगर दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करेंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगी। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करती है। दूसरी इनके मैसेज पे डिपेंड करती है। अगर मैसेज जो हैं ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा पोजेस किए हुए हैं, तो ये फोर्स ज़्यादा होगी। यानी मैसेज जब ज़्यादा होंगे इनका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगी। जब मैसेज कम होंगे तो इनका जो है प्रोडक्ट कम आएगा तो ये फोर्स कम होगी। इसी तरह कायनात में हर चीज़ दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। मुझे भी ये लेट किया वाइट बोर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, मैं वाइट बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैस कम है इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ज़मीन की जब बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, वेरी हैवी मैस, इसका बहुत ज़्यादा मैस है। तो जब इसका मैस बहुत ज़्यादा है फिर क्या करता? चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बोर्ड मार कर मैं छोड़ूँ, नीचे की तरफ जा रहा, क्या मतलब? अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वेट फोर्स होती है। वेट फोर्स क्या होती है? वेट फोर्स वो फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उस पर फोर्स लगाए, वो उसकी वेट फोर्स होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें न्यूटन का ये सारा वर्क था। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।